दोस्तों नमस्कार। और काफ़ी मेरे दोस्तों की शिकायत है कि सर आप कभी पॉलिटिक्स पे नहीं बात करते हैं। मैं क्या पॉलिटिक्स पे बात करूं, मैं तो खुद ही हारा हुआ प्रत्याशी हूं अपने यहाँ से। मैं इस साल भी प्रधानी का चुनाव लड़ा और मैं हार गया। दोस्तों अभी मैं शूटिंग करके आया तो मुझे कुछ मित्रों ने ऐसा मैसेज किया था कि सर कभी कभी आप पॉलिटिक्स पे बोलिए कि आपका क्या राय है, कि आप चुनाव कभी लड़ने वाले हैं या नहीं। तो मैं दोस्तों आपको साफ बता दूँ कि मैं इस साल अगर किसी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, किसी ने भी अगर मुझे फ्री में टिकट दिया तो मैं चुनाव यकीनन लड़ूंगा। इसके लिए मेरी अगले साल माननीय श्री शिवपाल जी से भी वार्तालाप हुई थी। और एक पार्टी और है बीजेपी, जिसके लिए हमारी वार्तालाप हुई थी और उस समय हमें आजमगढ़ से मुझे सांसदीय लड़ने के लिए प्रोत्साहन भी किया गया था, लेकिन मैं चुनाव मैदान में नहीं आया क्योंकि उस समय मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं थी। इस साल जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है इसमें काफ़ी लोगों से मेरी वार्तालाप हो रही है और वार्तालाप चल रही है भी टिकट को लेकर के। अगर मुझे कहीं से टिकट मिला, क्योंकि आपको भी मालूम है कि फिल्मी जगत से रिलेटेड या फिल्म जगत के लोगों को भी टिकट दिया जाना एक तरह से समझिए सही होता है। अनिवार्य तो नहीं होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब उनको भी रखा जाना चाहिए, ऐसा होता है। तो इस साल मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि मुझे कई लोगों से वार्तालाप चल रही है। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मैंने अगले बार मिला भी था, लेकिन मैंने उस साल किसी टिकट की मैंने जिक्र नहीं किया। तो हो सकता है इस बार भी मेरी एक दो मीटिंग हो सकती है, ऐसा चल रहा है सारी चीज़ें। बाकी पार्टियों के ताल्लुकात में भी मैं हूँ, तो हो सकता है अगर विधायकी का टिकट मुझे किसी पार्टी से मिल गया या जिस भी पार्टी से मिलेगा मैं चुनाव लड़ूंगा ज़रूर। मेरे लिए सारी पार्टी एक बराबर है। दोस्तों आप जानते हैं कि मैं कई फिल्मों का निर्माण कर चुका हूं और हमारी भी फिल्म की शूटिंग चल रही है। कमीने फिल्म, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम और एक टाइगर रंगीला, यानी कि इन 3 फिल्मों को लेकर के मैं चल रहा हूं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एक क्राइम बेस्ड स्टोरी है जिसको मैं लेकर के चल रहा हूं। नए से नए कलाकारों को मौका दे रहा हूँ और बहुत सारे इसके एपिसोड तैयार भी हो चुके हैं। अभी कमीने के हमने एक गाना भी कम्प्लीट कर लिया और टाइगर रंगीला भी शूट के लाइन पर है, जल्दी हम शूट करने वाले हैं। कई लोगों ने मुझे, मेरे दोस्तों ने बोला कि सर महंगाई पे आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं। लो, एक तरफ आई इलेक्शन की और दूसरी तरफ आई महंगाई की। तो दोस्तों ये सच है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखिए, इसे किसी पार्टी वाइज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी सरकार का मैं दोष दे रहा हूँ। अभी जैसे जिस गैस सिलेंडर का दाम 400-450 था, वही गैस सिलेंडर का दाम 900 के करीब पहुँच गया। जिन पेट्रोलों का दाम 60, 65, 70 था, वही पेट्रोल आज पहुँच गए आपके 100 के करीब पहुँच गए। हम जहाँ विकास की तरफ जाना चाहिए वहाँ हम विकास की तरफ नहीं बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कई कारण हैं। जब कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, सारी चीज़ें बंद है, तो उसमें दारू की दुकान खोलने का क्या कारण है? क्या दारू की दुकान खोल देने से विकास होगा? कोरोना रुक जाएगा? ऐसा कुछ भी है नहीं। अब उठा करके इतिहास देखिए, कोरोना काल में जो अगर सबसे पहले कोई दुकान खोली गई मेडिसिन को छोड़ करके, तो सारे के सारे दुकानों में सबसे नंबर 1 आएगा, वो है वाइन की दुकान। जबकि अगर सबसे पहले कोई चीज़ बंद कर दिया गया तो वो है कॉलेज और स्कूल। जहाँ से विकास होना था उस चीज़ों को बंद कर दिया गया और जहाँ से नुकसान होना था उन चीज़ों को शुरू कर दिया गया। अब सोचिए देश का विकास हो तो कैसे? जब शिक्षा प्रणाली पे ही ब्रेक लग गया, शिक्षा प्रणाली रोक दी गई, तो यकीनन मानिए उस देश का विकास कभी हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं। चुनावों में, इलेक्शन में, मीटिंग में काफ़ी से काफ़ी लोगों ने भीड़ लगाया था। अब देख लीजिए, प्रधानी चुनाव में हज़ारों की भीड़, जिला पंचायत में भीड़ ही भीड़। अभी विधायकी, सांसदी जो भी अभी चल रहा है इस समय, लोग जगह जगह जा कर के अपनी मंच लगा रहे हैं, लाखों की भीड़ लगा रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन जब स्टूडेंट अपने स्कूल में 100, 150, 200 हैं जो 1-1 फीट की दूरी पे बैठ सकते हैं, अगर वो कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो उनको कोरोना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कोरोना? जब वैक्सीन लग चुकी है, लोगों को वैक्सीन लग रही है, तो कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे? क्यों भीड़ इकट्ठा हो रही लोगों? क्यों जगह जगह चुनाव हुए और शिक्षा को बंद कर दिया गया? देश को आगे नहीं बल्कि पीछे बढ़ने का संदेश है। देश कब आगे बढ़ता है, देश में कब विकास होता है, ये भली बात ही आपको है। मैं एक छोटी सी आपको आप बीती स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, शायद उसको सुनने के बाद आप लोग कुछ याद आ जाएगा। जब हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे, अंग्रेज जिनके पास कुछ नहीं था और हिंदुस्तान के पास बहुत कुछ था, उन्होंने आया और नमक को अपना बिजनेस बना लिया। उस नमक को लोगों को आदत धराया
और बाद में मनमानी तरीके से, मनमानी तौर पे उसको बेचने का काम किया, जो उन लोगों का एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ। दूसरा चीज़ चाय पत्ती, उन लोगों ने चाय पत्ती को पहले फ्री में बांटा, और फ्री में बांटने के बाद जब लोगों को चाय पीने की आदत पड़ गई तो उसको अपनी मुताबिक से उसका रेट फिक्स किए और उसको इस तरह से बेचने लगे कि लोग खरीदने लगे महंगे से महंगे, और उनका हिंदुस्तान में एक बिजनेस बन गया जो विदेशों तक वो लोग बेचते थे, नेपाल चाइना तक वो लोग बेचते थे। ठीक उसी तरीके से आज हो रहा है। गैस सिलेंडर को उठा लीजिए, पहले गैस सिलेंडर को फ्री दिया गया, घर घर में फ्री दिया गया, फ्री लोगों ने उठा लिया। जिनके घर में चूल्हे थे वो टूट गए, जिनको लकड़ियों पे खाना बनाने की आदत थी वो भूल गए। अब करे तो क्या करे, गैस सिलेंडर जो आ गया सस्ता। लेकिन उसी गैस सिलेंडर का रेट मात्र 2 से 3 सालों के अंदर दुगने से अधिक हो गया। अब तो उस घर में चूल्हे नहीं हैं, लकड़ियाँ से नहीं खाना बनाती क्योंकि आदत बिगड़ चुकी है। अब वो बेचारे करे तो क्या करे, 900 का गैस सिलेंडर खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब आप बताइए, ये महंगाई बढ़ी या घटी? बढ़ी। बल्कि शिक्षा को बढ़ाना चाहिए था। पेट्रोल के दामों को देख लीजिए, जहाँ 70-75 हम खरीदते थे, 2-3 सालों के अंदर आपका 100 रुपये हो गया। सरसों का तेल जो हम 110, 20, 80 रुपये लीटर ले लेते थे, वो 200 रुपये तक पहुँच गए। ठीक है, आपने महंगाई बढ़ाई, कोई नहीं, और महंगाई बढ़ाइए, और देश की तरक्की करिए, देश के लोगों को पैसा दीजिए, देश के लोगों को रोजगार और बिजनेस दीजिए ताकि वो अपने पैसों से उन चीज़ों को खरीद सके। लोग घरों में बंद थे 2 साल से, लॉकडाउन है, किसी काम नहीं चल रहा है, लेकिन महंगाई अपनी अस्तर ऐसे बढ़ाती गई और इंसान की जो ग्रोथ थी, जो उसका इनकम थे, वो डाउन होता गया। अब आप सोचिए, आप डाउन हो रहे हैं और ये आपका महंगाई बढ़ रहा है, आपसे इतनी दूरी है कि आप उसको टच नहीं कर सकते। तो देश आगे नहीं बढ़ा है। ऐसा कौन कहता देश आगे बढ़ा है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, देश आगे बढ़ा है, तो आज भ्रष्टाचार में भी देश इन 3-4 नंबरों के बीच में क्यों पड़ा हुआ है? क्यों नहीं भ्रष्टाचार पूरी ख़त्म हो गया? क्यों नहीं दारू की दुकानें और दारू वाइन यहाँ से बंद कर दिए जाते हैं, हिंदुस्तान से, पूरे भारत से बंद कर देना चाहिए, जबकि सब लोग जानते हैं कि इससे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है और नुकसान होता है। शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा पे ब्रेक लगाती, फीस पे कोई ब्रेक नहीं, बच्चों के एग्ज़ाम फीस पे कोई ब्रेक नहीं, बिजली बिल पे कोई ब्रेक नहीं, पानी बिल पे कोई ब्रेक नहीं, होम टैक्स पर कोई ब्रेक नहीं, आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हिंदुस्तान के सरकार को। लेकिन इन चीज़ों पे जरूर फ़र्क पड़ा कि शिक्षा अगर लेने वो लोग जाएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। कमाल है, जहाँ जनता पड़ी हुई है, रोडों पे लोग भटक रहे हैं, वहाँ नुकसान नहीं हो रहा है। आज भी प्रदेश में जाइए, उन शहरों में जाइए जिन शहरों में मुख्यमंत्री हैं, जिन शहरों में विधायक और सांसद हैं, मंत्री हैं, उन शहरों में जाइए और रेलवे के किनारे जाइए, रेलवे ट्रैक के किनारे चले जाइए, स्टेशनों के किनारे चले जाइए, तो आज भी वो झोपड़ियाँ की झोपड़ियाँ हैं जो झोपड़ियाँ 20 साल पहले पड़ी थी, जहाँ पे लोग भूखे नंगे सोते हैं, जहाँ पे 2 वक्त की रोटी के लिए लोग दर दर भटकते हैं। और आज भी उनके घरों में ना गैस है, ना गैस चूल्हे हैं, और ना ही उन्हें बिजली पानी किसी चीज़ की सुविधाएँ नहीं है। बताइए देश का तरक्की कहाँ है? अरे देश का तरक्की तो तब होगा जब उन गरीबों को आप आगे बढ़ाओगे, तब देश का तरक्की होगा। अभी फ़िलहाल में एक चीज़ बहुत अच्छी आई है कि जो अगर 2 बच्चे से अधिक आपके हुए तो आपके घर में सर्विस नहीं मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जनता सवाल कर रही है कि 2 बच्चे इसके पहले जिनके पास थे या 2 बच्चों से कम थे, क्या उनको सर्विस मिली? नहीं मिली। तो ये कौन सी नई बात हो गई? जिनके घर में सिर्फ लड़कियां अगर पैदा हो गई 2 से 3, तो उनके घर का भरण पोषण कौन चलाएगा? जिनके घर में बाप नहीं होंगे, सिर्फ 1-8 बच्चे होंगे, तो उनके घर का भरण पोषण कौन चलाएगा? जरा सोचिए, जिनके घर बच्चियां हैं, सिर्फ माँ है, उसके घर बाप भी नहीं है, वो माँ बेचारी कैसे चलाती है घर को, बेरोजगार होती है, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देती है, कैसे दर दर भटक करके इकट्ठा करके, कैसे कैसे मेहनत करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाती है और उनको शिक्षा देने की कोशिश करती है। क्या सरकार की निगाह वहाँ तक नहीं पहुँचती है? वोट लेना पड़ता है तो विधायक, सांसद, प्रधान, चाहे जिला पंचायत एक घर को छान डालते हैं, गलियों में जा के छान डालते हैं। वो जान जाते हैं कि कहाँ पे कौन रह रहा है, कौन गरीब, कौन अमीर, कौन कितना परेशान है, सब जान जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद आप कभी ये नहीं जानते कि किसके घर में बच्चे हैं नहीं हैं, किसके घर में बच्चियाँ हैं नहीं हैं, किसके घर के माँ बाप नहीं हैं, कौन अनाथ पड़ा है, कौन रोडों के किनारे भटक रहा है, ये तब आपको नहीं दिखता है। ये चीज़ देखना चाहिए और इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए, तब हमारे देश का विकास होगा,
तब जाके हमारा हिंदुस्तान टॉप 1 पे विकास में आएगा। अगर देश को विकास ही करना है तो कई चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला आपको ध्यान शिक्षा, किसी भी कंडीशन में शिक्षा को नहीं रोकना चाहिए, शिक्षा स्कूल को नहीं बंद करना चाहिए। अगर शिक्षा स्कूल के बंद कर रहे हैं तो आखिर उन स्टूडेंटों का क्या होता होगा, जो स्टूडेंट बेचारे कॉलेज तक नहीं जा पाते, जो स्टूडेंट अपनी तैयारियाँ नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनको नौकरी नहीं मिलेगी? अगर मान लीजिए 2 बच्चों के अलावा किसी को तीसरा बच्चा हुआ और 2 बच्चा विकलांग हो गया, या 2 बच्चे विकलांग हो गए, या 2 ही बच्चे हैं, दोनों बच्चे किसी कारण से उसके घर में विकलांग हो गए, तो आप बताइए उस माँ बाप का क्या होगा? उस माँ बाप का कौन सहारा बनेगा जिनके बच्चों का ही कोई सहारा नहीं? तो नियम निकालने से पहले कई तरीक़ों पे वार्तालाप होनी चाहिए, लोग आपस में वार्तालाप करना चाहिए, समाज से कुछ बातें लेनी चाहिए। खैर ठीक है, ये गवर्नमेंट की बातें हैं, हम लोग किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा आपका सिर्फ एक ही अधिकार है, वोट देने का अधिकार। अब चुनाव आ गया, अब हर कोई कहेगा कि आपका अधिकार है वोट देना, आप अपने अधिकार का जरूर प्रयोग करिए, क्योंकि आप प्रयोग करेंगे ये आपका अधिकार है। लेकिन जब गलत हो हमारे साथ और हम उसको बोलें कि समाज के साथ गलत हो, मैं उसको बोलूं या मैं बताऊं लोगों को, या जो आपको गलत लगता है उस पर आप अगर चर्चा करते हैं तो ये आपका अधिकार नहीं है। इस पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इस पर आपको दिक्कतें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका बोलना अधिकार नहीं है, सिर्फ चुपचाप वोट मारना अधिकार है। कमाल हिंदुस्तान और कमाल हिंदुस्तान के लोग हैं। बोलना भी अधिकार है, हम बोल सकते हैं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये मैं नहीं, पूरा समाज बोल रहा है, जन जन बोल रहा है कि महंगाई बढ़ गई, हिंदुस्तान पीछे जा रहा है और चला गया है। अच्छा एक बात बताइए, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा, किसका नुकसान? उन गरीबों का नुकसान हुआ, उन मिडिल क्लास वालों को नुकसान हुआ, जो लोग बेचारे 3 सालों में 2.5 साल से कोरोना काल में अपने घरों में छुपे रहे। ये क्या विकास का है? नहीं, नुकसान है। डीजल बढ़ा, क्या विकास है? नुकसान है, क्योंकि किसान जो खेती ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि जो 4 लीटर तेल खरीदता था अब 2 लीटर की तेल करके 4 बीघे वो उगा ले। यानी कि खेती करने की जो क्षमता है वो कम कर देगा, यानी कि हिंदुस्तान को नुकसान होगा। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, लोग जो काम करते थे उनकी भाग दौड़ स्लो हो जाएगी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तेल डाल के और जगह जगह घूम के 10 लोगों से मीटिंग कर सके, क्योंकि उनके साथ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमें महंगाई कम करनी चाहिए, महंगाई हमें कम करनी चाहिए, एजुकेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, वाइन शराब दारू नस्ली पदार्थों को हमें बंद करना चाहिए, दूध मक्खन ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे इंसान का स्वास्थ्य अच्छा हो, पर ऐसा नहीं होता है। खैर इन चीज़ों की हम लोग चर्चा करते रहेंगे और आप भी करते रहेंगे। अब सबसे बड़ी जो मुद्दा है, ये मुद्दा ये है पॉलिटिक्स, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब जितनी छोटे दल हैं चाहे बड़े दल हैं चाहे कोई भी, अब एक दूसरे पे टूट पड़ेंगे, वो उनकी कमी निकालेंगे, वो उनकी कमी निकालेंगे, वो अपने काम को दूसरे के काम को अपना बताएंगे और वो दूसरे को काम को अपना बताएंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि वाकई में बहुत सारे ऐसा काम है जो दूसरा कोई किया है और उसका नाम दूसरा कोई रख दिया। जैसे इकाना का स्टेडियम, जो लखनऊ में स्टेडियम बना, क्रिकेट स्टेडियम किसने बनवाया? ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, जो बाद में दूसरी पार्टी ने आकर के उसका नाम चेंज कर दिया। ये कौन सा विकास है भाई? कोई विकास नहीं है। लखनऊ में मेट्रो स्टेशन किसने लाया, या मेट्रो की जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो किसने मेट्रो लाया? माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लाया, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसको भी अपना योगदान बता दिया। खैर कोई नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। 100 नंबर समाजवादी पार्टी ने किया, और वृद्धा पेंशन समाजवादी पार्टी ने किया, लैपटॉप समाजवादी पार्टी ने बांटा था, और एम्बुलेंस जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे हिंदुस्तान के लिए, यूपी के लिए, इसको भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ही उपलब्ध कराया था। अब जरा उसके बाद बताइए कि इन 5 सालों में कितने एम्बुलेंस उपलब्ध हुए? क्या एम्बुलेंस के अलावा कोई और गाड़ियाँ उपलब्ध हुई जो मेडिकल फैसिलिटी में या किसी की बीमारी में यूज़ की जाती है? नहीं, वही गाड़ियाँ इस कोरोना काल में पूरी मददगार साबित हुई और उसे कोई भुला नहीं सकता। जिसने अच्छा किया उसका हर कोई गुण गा रहा है, और जिसने कुछ किया ही नहीं उसका क्या कोई गुण गाएगा? मैं मानता हूं कि हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत
अच्छे भी काम किए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने खराब ही सारे काम कर डाले, ऐसे नहीं, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जो हमारे गोरखपुर की सुंदरीकरण पहला नंबर पे आता है। तारामंडल के बगल में जो आपका वो पार्क बना, वाटर पार्क बना, फिर गोरखपुर महोत्सव, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी करते रहते हैं, जो गोरखपुर के लिए, पूर्वांचल के लिए एक बहुत बड़ी शान की बात है। और पूरे यूपी के लिए कितनी शान की बात है ये सभी को मालूम है। और एक मुख्यमंत्री हैं आप, और आपका सम्मान हमेशा रहेगा हमारे दिल में। मैं आज भी सम्मान करता हूँ, हमेशा सम्मान करूँगा। और रही वोट की बात, तो हम लोग हमेशा किसी न किसी को वोट देते आए हैं और देते रहेंगे, क्योंकि वोट देना हमारा अधिकार है। लेकिन हम किसी के खिलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते, ये मेरा अधिकार नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान के समाज का, यही तो विकास है हमारे देश का। वोट के लिए आपका अधिकार है, उस अधिकार को पूरा करना अनिवार्य है और पूरा करना चाहिए। लेकिन आप अपने सवाल नहीं बोल सकते, आप अपनी समस्याएं नहीं किसी से कह सकते, अपनी प्रॉब्लम नहीं कर सकते, क्योंकि तब वहाँ पे जुबान पे ताला लगा दीजिए, आपका अधिकार नहीं है। यही समस्या है हमारे हिंदुस्तान की, यही ग्रोथ है हमारे हिंदुस्तान की। तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ हमारे दोस्तों की ख्वाहिश थी, कुछ हमारे ऑडियंस की ख्वाहिश थी, कुछ लोग हमारे जानना चाहते थे कि आप महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मैं उनकी ख्वाहिश के लिए बोला, और अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मुझे जब कोई पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव मैदान में ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ भी चुका हूँ प्रधानी का और हार गया हूँ। खैर कोई नहीं, ज़िंदगी है, हार जीत लगी रहती है। तो अगर मुझे टिकट से मिला किसी भी जगह से, तो मैं विधायकी के टिकट लूँगा और चुनाव में आऊँगा। और मेरी कोशिश भी है इस साल कि मुझे किसी न किसी पार्टी से टिकट मिल जाए। लेकिन मैं अगर विधायक हुआ या चुनाव जीत गया या सांसद हुआ, कुछ भी हुआ, तो यकीनन मानिए मैं सबसे ज़्यादा अगर जोर दूंगा तो वो होगी शिक्षा। दूसरा कुछ भी अगर मैं जोर दूंगा तो उन महिलाओं को जो बेरोज़गार हैं, जो विधवा हैं। तीसरा अगर जोर दूंगा तो सबसे बड़ा वो होगा कि जिनके घर में सिर्फ और सिर्फ बच्चियाँ हैं, उनके पिताजी नहीं हैं, सिर्फ माता है, उनके घर में मैं एक सर्विस दिलाने की कोशिश करूँगा। और जिनके घर में लड़कियाँ हैं, माता पिता हैं, वो बेरोज़गार हैं, तो भी उनके घर में एक सर्विस दिलाने की कोशिश करूँगा। और शिक्षा को प्राप्त कराने की जो भी आवश्यक चीज़ें हो सकेंगी मुहैया कराने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये रेलवे क्रॉसिंग के पास रहते हैं, रेलवे ट्रैकों के बगल में रहते हैं, उन लोगों को मैं कोशिश करूँगा कहीं न कहीं उनको एक मकान मिल जाए, वो रहने लगे। और जितने भी ये गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं उसको घटाने की कोशिश करूँगा। पेट्रोल को कोशिश करूँगा कि घटाया जाए, और डीजल को भी किसानों के हित में सोचूंगा कि कम किया जाए। क्योंकि अगर किसान है तो हमारा हिंदुस्तान हरा भरा है। मान लीजिए आपने डीजल हमने बहुत महंगा कर दिया और किसान लोगों ने डीजल लेना बिल्कुल बंद कर दिया। खेती एक साल अगर नहीं करेंगे तो सोचिए हमारे हिंदुस्तान का क्या हालात होगा। लोग बोलते हैं ना कि हम 10 सालों तक खिला सकते हैं लोगों को, हमारे पास इतना अनाज है, रखा हुआ है। लॉकडाउन में कितने घरों में अनाज पहुंचा, कितने घरों में दाल चावल रोटी पहुंची, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग जानते हैं कि लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच पाती थी, मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाता था, रोटी सब्जी चावल की तो बहुत दूर की बात है। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग बसे हुए हैं कि उसकी भी कालाबाजारी करना लोग शुरू कर देंगे। जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कालाबाजारी लोगों ने शुरू किया। ऑक्सीजन तो छोड़िए, उसकी जगह कई लोगों ने अग्नि वाला जो ऑक्सीजन होता है जिससे जलाया जाता है उसको लोग ऑक्सीजन के नाम पे लोगों ने बेच करके ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग पड़े हैं जो इस चीज़ों से बाज नहीं आएंगे, कालाबाजारी वो करते रहेंगे, ये उनकी आदत में समाहित हो गई। तो कोई नहीं, बस दोस्तों मेरा बस यही है कि आप लोग भी महंगाई पे आवाज़ उठा सकते हैं, ये आपका अधिकार है और बोलना आपका अधिकार है। और आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रहेगा। भगवान करे कि मुझे अगर टिकट मिला तो मैं चुनाव में बहुत जल्द आऊँगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू टू एवरीबॉडी।